नमस्कार, मैं मुकेश यादव आप सभी का जीएस वाटिका में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है हिस्ट्री में सिंधु सभ्यता। तो देखेंगे कि सिंधु सभ्यता के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो कहा जाता है कि सिंधु सभ्यता आखिर किस समय का है, तो ऐसा लिखा गया है कि 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व के बीच के समय को इसमें बतलाया गया है। यानी कि आप देख रहे हैं कि 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व, तो यह जो है बहुत सारे बुक में आपको अलग अलग मिलेंगे। कहीं पर 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 मिलेंगे, कहीं पर आपको 2300 से लेकर 1700 मिलेंगे, तो कहीं पर 2400 से ईसा पूर्व से लेकर 1700 मिलेंगे। तो आप यहाँ देखेंगे कि उसके अलावा इसका जो आकार है यह त्रिभुजाकार की तरह है। मतलब ये सिंधु सभ्यता जो है इसकी आकार कैसी है, त्रिभुज की आकार की, इस तरह से यह ट्रायंगल आकार की यह बसी हुई थी। अब इसके बारे में, सिंधु सभ्यता के बारे में हम लोग कैसे जाने, तो उनके द्वारा जो यूज किया गया सामान था, जैसे उनका कपड़ा, उनकी बर्तन, उनके द्वारा यूज की गई धातु, उनके हड्डी, ये सब से हम लोगों ने पता लगाया। तो एक यंत्र है जिसका नाम है रेडियो कार्बन C14। ध्यान रखिएगा, एक यंत्र है जिसका नाम है रेडियो कार्बन C14। उसी के अनुसार हम लोगों ने सिंधु सभ्यता के बारे में पता किए। अब बात करते हैं कि ये C14 जो है रेडियो कार्बन, इसमें इसको हम लोग अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था B.F. लिब। ध्यान रखेंगे, अमेरिका के एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है B.F. लिब। इन्होंने ही C14 कार्बन पद्धति का इन्होंने इन्वेंशन किया 1946 में। कब किया इन्वेंशन? 1946 में। अब यह C14 कार्बन जो है, इसके द्वारा हम अगर कोई वस्तु है उस पर हम लोग सटाते हैं तो यह जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें कार्बन की मात्रा कितना है। तो अब जितना कम कार्बन होगा उतना ही वो पुराना होगा। फिर से सुने, जितना कम कार्बन होगा जिस वस्तु का, उतना वो पुराना माना जाएगा। तो इस तरह से C14 रेडियो कार्बन जो है, इसका खोज B.F. लिब ने 1946 में किया, यानी कि बनाया, और वो अमेरिका के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। अब बात करते हैं सिंधु सभ्यता में, कि कहा गया कि सिंधु सभ्यता में बहुत सारे शहर है, जैसे हड़प्पा। तो कहा गया कि हड़प्पा जो है आज के डेट में रावी नदी के किनारे है, और यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक जिला है साहिवाल। फिर से सुने, पाकिस्तान प्रांत के में एक जिला है साहिवाल, वहां पर यह हड़प्पा आपको मिलेगा। और इसके खोजकर्ता कौन है, तो कहा जाता है दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने यह हड़प्पा सभ्यता का 1921 में खोज किया था, और वर्तमान में यह हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। अब बात करते हैं, हड़प्पा जो है इसे आर्ध ऐतिहासिक युग में रखा गया है। यहाँ ध्यान रखेंगे, यह आर्ध ऐतिहासिक युग। आर्ध ऐतिहासिक युग का मतलब है आधा अधूरा। इस समय में हम लोग को बुक मिली, लेकिन इस तरह से लैंग्वेज में लिखा गया है कि आज तक हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं। लेकिन इसके बारे में हम लोग पता जो है, वो उनके द्वारा यूज की गई जो सामान है, उनके वस्तु हैं, वो सबके द्वारा हम लोगों ने उससे जानकारी हासिल की, जो कि वो पद्धति रेडियो कार्बन C14 पद्धति के द्वारा हम लोग ने उनके बारे में जानकारी हासिल की, हमारे इतिहासकार लोगों ने पता किया। तो इसीलिए इसको हम लोग आर्ध ऐतिहासिक काल में रखते हैं। किसको? तो सिंधु सभ्यता को। अब इस सिंधु सभ्यता में जो लोग आकर बसे, वो लोग जो थे द्रविड़ और भूमध्य सागरीय लोग थे। मतलब वो लोग अलग से, आप पढ़ेंगे कि यह मध्य एशिया जो है, एशिया महादेश में बीचों बीच एक जगह है, तो वही उसी इलाका से, भूमध्य सागर नामक जगह से वो लोग आए और आकर यह बसे। अब हमारा देश 1924 में तो गुलाम था, अंग्रेजों का शासन चल रहा था। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में और जानकारी जुटाने के लिए जो है, पहला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक बनाया गया था सर जॉन मार्शल को। फिर से समझे, इसमें लिखा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का अध्यक्ष या महानिदेशक बनाया गया था सर जॉन मार्शल को 1924 में। 1924 में इनको जिम्मेदारी दी गई थी
कि भारत में जो भी पुरातत्व है, पुराना तत्व, उसके अध्यक्ष बनाए गए थे इनको। तो इन्होंने आगे चलकर यह हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी इकट्ठी की और हड़प्पा सभ्यता के बारे में उन्होंने बताया कि यह हड़प्पा सभ्यता जो है आपको त्रिभुजाकार है और यह पश्चिम में यह दासक नदी, ध्यान रखेंगे, पश्चिम में बलूचिस्तान है, हिंदुस्तान के पश्चिम में पाकिस्तान है और पाकिस्तान में एक जगह है बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान में एक जिला है सुतकांगेडोर, और सुतकांगेडोर में ही वहां पर एक नदी है दासक नदी, तो वहां तक यह पश्चिम में फैला हुआ है। इसके अलावा पूरब में हिंडन नदी, आलमगीरपुर, यूपी, मेरठ, यानी कि यह पश्चिम में पाकिस्तान के बलूचिस्तान से लेकर पूरब में उत्तर प्रदेश में एक जिला है मेरठ, और मेरठ जिला में एक गांव है आलमगीर, वहां पर एक नदी है हिंडन नदी। तो यह पूरब में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला के आलमगीर में हिंडन नदी तक यह फैला हुआ था। उसके अलावा उत्तर दिशा में जो कि चिनाब नदी है, आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में जाएंगे तो वहां पर एक जिला है मांदा, तो जम्मू कश्मीर के मांदा जिला में एक नदी है चिनाब नदी जो कि उत्तर में पड़ता है, तो वहां तक भी ये फैला हुआ था। और दक्षिण में महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में एक जिला है दाइमाबाद और वहां पर एक नदी है गोदावरी, तो इस तरह से ये दक्षिण में फैला हुआ था। तो आपने देखा कि सिंधु सभ्यता जो है आपको पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो आपने देखा कि पूरब में उत्तर प्रदेश, पश्चिम में बलूचिस्तान, उत्तर में जम्मू कश्मीर और दक्षिण में महाराष्ट्र तक यह फैला हुआ है। ठीक, तो इस तरह से यह त्रिभुजाकार रूप में फैला हुआ है। अब कहा जाता है यह सभ्यता जो है नगरीय सभ्यता है। नगरीय सभ्यता का मतलब इसकी लाइफ स्टाइल शहर की तरह होती थी और इसमें बहुत सारे शहर थे, लेकिन मात्र 6 जगह को इसमें शहर की संज्ञा दिया गया। इसका लाइफ स्टाइल बतलाया गया कि इन लोगों का जो लाइफ स्टाइल था एकदम पूरा जिंदगी जो था एकदम शहर की तरह था इसका लाइफ स्टाइल। तो इसमें कौन कौन था 6 गो शहर, तो वो था आपको मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवारीवाला, राखीगढ़ी, कालीबंगन, धौलावीरा। फिर से देखें, मोहनजोदड़ो ये 6 शहर में आता था, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवारीवाला, राखीगढ़ी, कालीबंगन, धौलावीरा। तो यह भी ध्यान रखेंगे कि धौलावीरा को यूनेस्को एक संस्था है जो कि पूरे वर्ल्ड में जो भी पुराना चीज है उसको वो अपने फाइल में वो इंक्लूड करता है। तो वो यूनेस्को एक संस्था है जो कि 2001 में विश्व विरासत स्थल में धौलावीरा को उन्होंने इंक्लूड किया है। नेक्स्ट है अपना भारत जब आज़ाद हुआ तो आज़ाद होने को 1947 में जब हम लोग आज़ाद हो गए तो आज़ाद होने के बाद जब यह सिंधु सभ्यता के बारे में और खोज की जाने लगी तो सबसे ज़्यादा खोज जो हुआ वो गुजरात में हुआ। गुजरात में अब यहाँ पर यह भी देखेंगे कि सिंधु सभ्यता का जब खोज हुआ तो इसमें पता चला कि इसमें सबसे बड़ा जो स्थल है वो मोहनजोदड़ो है, यानी कि 6 शहर है तो 6 शहर में सबसे बड़ा शहर जो था वो मोहनजोदड़ो था। इसके अलावा यह जो मोहनजोदड़ो है आज के डेट में पाकिस्तान में पड़ता है। यह मोहनजोदड़ो जो कि आपने पढ़ा है कि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिला में यह है और इसका खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में किया था। फिर से सुने, मोहनजोदड़ो जो कि सिंधु नदी के किनारे स्थित है और यह वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिला में स्थित है और इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में किया था। तो यह हड़प्पा जो है यह आपको पाकिस्तान में पड़ता है। तो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल बोले तो मोहनजोदड़ो याद रखिएगा, लेकिन वही दूसरा बात कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल भारत में कौन है, भारत में याद रखिए। तो भारत में अगर पूछे तो वो है राखीगढ़ी जो कि घग्गर नदी के किनारे स्थित है और यह वर्तमान में हरियाणा जो है, हरियाणा में एक जिला है हिसार जिला, वहां पर यह स्थित है। फिर से देखिए, भारत का सबसे बड़ा शहर किसे कहेंगे सिंधु सभ्यता का, तो वह है राखीगढ़ी, घग्गर नदी किनारे स्थित है, हरियाणा के हिसार जिला में है। दूसरी बात,
तो यह हरियाणा के हिसार जिला में जो है इसकी खोज 1963 में की गई थी सूरज भान जी के द्वारा। 1963 में सूरज भान जी के द्वारा किया गया था यह राखी गड्डी की खोज। उसके बाद देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में ही कुछ जगह है जैसे लोथल, सुतकोतदा। ये लोथल और सुतकोतदा जो है यह दो जगह पर आपको बंदरगाह मिले हैं। बंदरगाह का मतलब है कि उस जमाने के आदमी लोग बिजनेस करते थे दूसरे दूसरे देश से। आप देखेंगे कि देश विदेश से बिजनेस वो लोग करते थे, तो इस तरह से बंदरगाह मिला है। और आप बंदरगाह में देखिएगा कि वो लोग जो बिजनेस करते थे तो उन लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। ये भी याद रखिएगा कि उन लोग का मुख्य व्यवसाय था व्यापार। वो लोग देश विदेश से वो लोग बिजनेस करते थे। तो व्यापार में वो लोग ये तांबा जो है, तांबा धातु, वो खेतरी, बलूचिस्तान और ओमान शहर से वो लोग मंगाते थे। खेतरी जो कि राजस्थान में पड़ता है, इसके अलावा बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है और ओमान एक खुद एक देश है। तो वो लोग तांबा दूसरे देश से लाते भी थे और यहाँ से ले भी जाते थे। उसके अलावा चांदी, चांदी जो है ये आप देख सकते हैं, यह अफगानिस्तान, इसके अलावा ईरान, यह दो जगह से वो लोग चांदी हम वहाँ से लाकर हमारे देश में या यहाँ से लाकर वहाँ बस बेचते थे। तो अफगानिस्तान और यह ईरान, यह दो जगह से वो लोग चांदी विदेश में बेचते थे। इसके अलावा सोना, आप देखेंगे सोना जो है वो तीन जगह से लाते थे और वहाँ पर बेचते भी थे। एक है कर्नाटक, ऐसे भी आप जानें कि कर्नाटक जो है वहाँ पर सोना का खान है, कोलार खान। इसके अलावा अफगानिस्तान और ईरान, यहाँ से वो लोग सोना जो है वो क्या करते थे? विदेश से लाते थे, इंडिया में बेचते थे या यहाँ से ले जाके वहाँ बेचते थे। उसके बाद टीन, टीन में देखेंगे कि यह अफगानिस्तान ईरान और अफगानिस्तान ईरान, यह दो जगह से ये लोग टीन का बिजनेस करते थे। इसके बाद है गोमेद, गोमेद भी एक तरह का तत्व है जो कि ये सौराष्ट्र में ये वहाँ से बिजनेस करते थे। उसके बाद आप देखेंगे कि लाजवर्थ जो है यह जो है मेसोपोटामिया से वो लोग वहाँ से लाते थे। और उसके बाद सीसा जो है वो ईरान से मंगवाते थे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इन लोग का जो मेन व्यवसाय जो था वो बिजनेस था। और ये लोग लोथल और सुतकोतदा नामक दो जगह का बंदरगाह के रूप में यूज करते थे। बंदरगाह उसे कहते हैं जहाँ पर बड़े बड़े जो पानी में जो जहाज चलती है वहाँ रुकती है, तो वो बंदरगाह है। आज के डेट में भारत में देखेंगे 9 तटवर्तीय राज्य हैं। तो उसी तरह से यह बंदरगाह से ये लोग बिजनेस करते थे। अब है कालीबंगन। कालीबंगन जो आप पढ़ेंगे कि कालीबंगन है वो आपको घग्गर नदी के किनारे स्थित है और वर्तमान में राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में है। और इसका खोज जो है आपको अमलानंद घोष नामक व्यक्ति ने 1951 में किया था, 1951 में किया था। तो यह कालीबंगन जो है यहाँ पर आपको जुता हुआ खेत मिला, मतलब जो जुता हुआ खेत मिला है और नक्काशीदारी ईंट मिला है। मतलब ईंट जो मिला है ना वो डिजाइन किया हुआ ईंट मिला है। कहाँ से? कालीबंगन से। इसके अलावा मोहनजोदड़ो, आपको हमने पढ़ाया मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे है। तो मोहनजोदड़ो में जो है स्नानागार मिला है, ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। तो मोहनजोदड़ो में जो यह स्नानागार मिला है सब, और आपने यह भी पढ़ा कि हड़प्पा सभ्यता का या सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा जो शहर था वो था मोहनजोदड़ो। वर्तमान में ये पाकिस्तान में स्थित है, सिंधु नदी किनारे। तो यहाँ पर स्नानागार मिला है और यह स्नानागार जो है यह लगभग 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा था। तो इसको एक तरीका से याद कर लीजिएगा कि लगभग 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 2.5 मीटर गहरा यह स्विमिंग पूल टाइप का था यह। अब अग्निकुंड, ये लोग इस अग्निकुंड जो मिला है इसका मतलब यह साक्ष्य से पता चलता है कि ये लोग भगवान की पूजा करते थे। अग्निकुंड, तो अग्निकुंड आपको यह दो जगह से मिला है, एक है लोथल और एक है कालीबंगन। लोथल और कालीबंगन। और आपने यह भी देखा है कि कालीबंगन से ही आपका जूता हुआ खेत और नक्काशीदार ईंट मिला है।
वही लोथल से आपको बंदरगाह भी मिला है, इसके अलावा अग्नि कुंड भी मिला है। दूसरा है मोहनजोदड़ो में आपको पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, यानी कि एक नए भगवान की यहाँ पर मूर्ति मिली है, किसका नाम है पशुपतिनाथ। मतलब इसमें यह कहा गया है वहां पर एक मतलब धातु पाया गया जिसमें 3 मुख वाला देवता मिला है, जिसे वो लोग पशुपतिनाथ कहते हैं। और कहा जाता है इस मूर्ति, इस भगवान के चारों तरफ कुछ जानवर के फोटो मिले हैं, जैसे हाथी, गेंडा, चीता, भैंसा। फिर से सुनिए, हाथी, गेंडा, चीता, भैंसा, इस चारों पशु के ऊपर बैठे हुए हैं पशुपतिनाथ। तो यह जो फोटो है मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है। उसका नर्तकी की मूर्ति, नर्तकी की मूर्ति जो है इसका मतलब नाच करती हुई महिला का मूर्ति मिला है। यह भी मूर्ति कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से ही मिला है। उसके बाद है मनका। मनका जो है यह उस जमाना में जो लड़कियां लोग, महिलाएं लोग जो चूड़ी पहनती थी, तो वो चूड़ी बनाने का कारखाना जो मिला है वो आपको 2 जगह से मिला, एक लोथल और एक चनहुद्रो। तो लोथल याद रखेंगे, तो लोथल किस नदी के किनारे है, तो भोगवा नदी के किनारे है। वर्तमान में गुजरात का अहमदाबाद जिला में यह स्थित है। फिर से सुने, लोथल भोगवा नदी किनारे है, यह गुजरात के अहमदाबाद जिला में स्थित है। इसकी खोज रंगनाथ राव ने 1954 में किया था। उसी तरह से चनहुद्रो जो है वह चनहुद्रो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, और यह सिंध प्रांत यानी पाकिस्तान में पड़ता है, सिंध प्रांत, और वहां पर एक जिला है नवाबशाह। फिर से सुने, पाकिस्तान में एक जिला है नवाबशाह, वहीं पर यह चनहुद्रो सिंधु नदी किनारे पाया जाता है। और इसका खोज मैके, ध्यान रखें, मैके ने 1925 में किया था। अब तो यहां से लोथल और चनहुद्रो से मनका बनाना मतलब चूड़ी बनाने का कारखाना पाया गया है। इसके बाद है इसका लिपि। इन लोग का जो लिपि था वो भाव चित्रात्मक था। भाव चित्रात्मक का मतलब है वो फोटो बनाते थे, और फोटो बनाने से हम लोग को पता चलता था कि ये फोटो हम लोग से क्या कहता है, पिक्चर हम लोग से क्या कहता है। तो यह जो वो लोग लिखते भी थे, तो कहा गया है कि वो पहला लाइन दाएं से बाएं ओर लिखते थे। इनका जो लिपि था भाव चित्रात्मक था, तो पहला फर्स्ट लाइन जो लिखते थे दायां तरफ से बायां तरफ, और उसके बाद जो लाइन लिखते थे वो दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। अब यह भी आप देखेंगे कि इन लोग ग्रिड पद्धति क्या है। तो ग्रिड पद्धति जो है इन लोग का घर बनाते थे। कहा जाता है सिंधु सभ्यता वाले लोग जो शहर में जो घर बनाते थे, तो वो घर बनाने के तरीका, डिजाइन को ही कहा गया ग्रिड पद्धति। इन लोगों ने जो फसल उपजाया, सबसे पहला फसल जो इन लोगों ने उपजाया वो था गेहूं और दूसरा जौ। तो सबसे पहला फसल, जो कि ये लोग बिजनेस ज्यादा करते थे, खेती कम करते थे, लेकिन अगर आपसे पूछे कि इन लोगों का मेन व्यवसाय क्या था, तो आप जवाब देंगे व्यापार, फसल नहीं। लेकिन इन लोगों ने सबसे पहला फसल जो उपजाया वो गेहूं और दूसरा उपजाया जौ। अब इसमें यह भी देखेंगे कि ये लोग मिठास के रूप में, खुश जब होते थे तो मिठास के रूप में शहद का उपयोग करते थे। नेचुरल जो होता था शहद, उसका उपयोग ये लोग करते थे मिठास के रूप में। इसके अलावा हल जो है, यह खेत जोतने वाला जो हल होता है, तो मिट्टी का हल, मिट्टी का बना हुआ हल जो मिला है वो बनमाली नामक जगह से मिला है। और जान ले कि बनमाली जो है रंगोई नदी के किनारे स्थित है। ये वर्तमान में हरियाणा के हिसार जिला में है। वर्तमान में हरियाणा के हिसार जिला में इसका खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1974 में किया था, बनमाली का। चावल जो है इसमें कहा गया है कि आपको रंगपुर और लोथल ये 2 जगह है। तो रंगपुर कौन नदी के किनारे है, तो आप याद रखें रंगपुर जो है वो मादर नदी के किनारे है, और यह गुजरात का काठियावाड़ जिला में स्थित है। यह रंगपुर जो है मादर नदी के किनारे गुजरात के काठियावाड़ जिला में यह स्थित है, और इसका खोज जो है रंगनाथ राव ने किया था। उसी तरह से लोथल में आपको हमने बतलाया है, लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है, और यह गुजरात के अहमदाबाद जिला में है, और इसका खोज भी रंगनाथ राव ने ही किया था। तो यह दोनों जगह पर आपको चावल का दाना मिला है। और आपने यह भी पढ़ा
कि लोथल जो था बंदरगाह भी था, यहाँ से अग्निकुंड भी मिला है और यहीं से चावल के दाने भी मिले हैं। इसका साक्ष्य जो है उत्तर प्रदेश में कोल्डी हवा, उत्तर प्रदेश में कोल्डी हवा नामक जगह में आपको चावल का साक्ष्य मिला है। दूसरा, घोड़ा का पैर का निशान, जबकि आप देखेंगे कि इनका सबसे पूजनीय पशु है कुंवर वाला सांड। इनका सबसे पूजनीय जो पशु है वो कुंवर वाला सांड है, लेकिन यहाँ पर घोड़ा से वो लोग घोड़ा को पालते थे, उस पर चढ़ कर उसका यूज करते थे, बिजनेस करने जाते थे, दूर दूर जाते थे। तो घोड़ा का पैर का भी निशान मिला है 2-3 जगह। एक है सुरकोतदा, कालीबंगन और लोथल। यह 3 जगह सुरकोतदा, कालीबंगन और लोथल, ये 3 जगह घोड़ा के पैर के निशान मिले हैं। और वो लोग जब बिजनेसमैन थे तो उन लोग का तराजू जो होता था, मापने वाला जो मशीन होता था, बटखरा जिसे आप कहते हैं, तो वो 16 के अनुपात में था। अब ये लोग जब जाते थे या सामान ले जाना है या वहां से सामान लाना है, तो इन लोग का जो यातायात व्यवस्था था वो किस तरह का था? तो कहा जाता है ये लोग यातायात के लिए 2 पहिया या 4 पहिया वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। या तो 2 पहिया होता था, नहीं तो 4 पहिया होता था, या तो बैल का उपयोग करते थे, नहीं तो भैंसा का उपयोग करते थे। तो यातायात में यही ये लोग करते थे, एक जगह से दूसरे जगह सामान लाने ले जाने के लिए। अब एक शब्द है मेलुहा शब्द। आप देखेंगे जो मेलुहा जो शब्द है यह सिंधु सभ्यता के बारे में कहा गया है। और यह सिंधु सभ्यता जो है मेसोपोटामिया में, मेसोपोटामिया एक जगह है, वहां पर एक अभिलेख मिला है, बुक मिला है, और उस बुक में एक वर्ड मिला है मेलुहा। और यह मेलुहा सभ्यता जो मेसोपोटामिया बुक में लिखी गई है, यह मेलुहा सभ्यता शब्द जो है यह सिंधु सभ्यता से ही संबंधित है। यानी कि उस जमाना में मेसोपोटामिया में इसका चर्चा होता था। नेक्स्ट है वणिक वर्ग। वणिक वर्ग का अर्थ है कि सिंधु सभ्यता में भी जात पात बटे हुए थे, जिसका साक्ष्य कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में जो भी सभ्यता संस्कृति थी उस पर शासन जो होता था वणिक वर्ग के हाथों में होती थी। वणिक वर्ग का मतलब है जो उस जमाने के पैसे वाले आदमी थे, अधिकतर उनके हाथ में। तो इससे ये प्रूफ होता है कि लगता है कि उस जमाना में भी जात बटा हुआ था। जिस तरह से आप पढ़े वैदिक सभ्यता में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और आप यह भी देखेंगे कि कालीबंगन, यहाँ देखिए कि कालीबंगन एक शहर है जो कि आपने पढ़ा है। कालीबंगन किस नदी किनारे है? तो घग्घर नदी किनारे। तो वहां पर एक निचला शहर मिला है, मतलब जो अमीर आदमी होते थे उनका घर अलग जगह होता था, ऊंचे जगह पर, और जो गरीब होते थे उनका घर निचला जगह पर होता था, इसलिए निचला शहर भी मिला है, वो भी कालीबंगन में। तो इससे यह हम लोग समझ सकते हैं कि उस जमाने के वणिक वर्ग के हाथों में उनका शासन होता था, पैसा वाला। उसके बाद है पिग्गट। ये जो पिग्गट जो है, आप देखेंगे पिग्गट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वां राजधानी बोला है। मतलब पिग्गट नाम के एक इतिहासकार हैं पिग्गट, इन्होंने मोहनजोदड़ो और दूसरा हड़प्पा, इन दोनों को उन्होंने जुड़वां राजधानी कहा है। इसलिए जुड़वां का मतलब है कि जो मोहनजोदड़ो में रोड है, बिल्डिंग है, पार्क, उसी तरह का सेम वही टाइप से वो वहां पर पाया गया था। इसीलिए पिग्गट ने जुड़वां राजधानी कहा है। किसको किसको? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। अब आप देखेंगे कि ये लोग पूजा पाठ भी करते थे, लेकिन इस जमाने में कोई तरह का मंदिर नहीं मिला है। ध्यान रखेंगे, इस जमाना में बहुत कोई ना मंदिर मिला है ना ही मूर्ति मिला है। तो ये लोग पूजा करते किसकी थी? तो ये लोग पूजा करते थे धरती माँ की, क्योंकि इसी धरती माँ से इन लोग को फसल, गेहूं, चावल जो भी है यह लोग मिलता था। तो इसीलिए धरती माँ को उर्वरता की देवी मानकर इसकी पूजा करते थे। इसके अलावा वृक्ष पूजा, शिव पूजा, वृक्ष पूजा जो कि जिस तरह से पीपल का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, ये सब का पूजा वो लोग करते थे, जो कि आज भी हमारे देश की महिलाएं लोग ये करती है। तो उस जमाना में वृक्ष का, इसलिए वृक्ष का पूजा करते थे कि उससे उन लोग को फल, फूल, लकड़ी, सारा चीज मिलता था, दवाई ये सब मिलता था। तो उनकी इस, लेकिन आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर एक शिव पूजा भी मिलता है। भलो यहाँ मंदिर नहीं मिला, कोई भगवान का मूर्ति नहीं मिला, लेकिन शिव भगवान का मूर्ति मिला है।
शिव भगवान का ये लोग पूजा करते थे। इसके बाद ये लोग स्वास्तिक चिन्ह भी मिला है। स्वास्तिक चिन्ह जो होता है दरवाजे के ऊपर इस तरह का लिखा हो रहता है स्वास्तिक चिन्ह। तो स्वास्तिक चिन्ह का मतलब है वो लोग उस जमाना में सूरज भगवान की पूजा करते थे। स्वास्तिक चिन्ह जो है ये सूर्य उपासना से संबंधित है। मतलब आज भी हमारे देश में हम लोग पुरुष और महिलाएं दोनों सूरज भगवान को जल चढ़ाते हैं, जल अर्पित करते हैं। तो यह साक्ष्य जो है उस जमाना में हड़प्पा सभ्यता में मिला है, जो कि स्वास्तिक चिन्ह से आप लगा सकते हैं अनुमान। उसके बाद आप देखेंगे कि ये लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। मातृ देवी का मतलब है इनका ये लोग मतलब महिलाओं लोग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे, क्योंकि आपने पढ़ा कि इन लोग का मेन व्यवसाय था बिजनेस। तो बिजनेस करने के लिए पुरुष जो जाते थे वो दूसरे दूसरे देश जाते थे, जिस तरह से अफगानिस्तान, ईरान, बलूचिस्तान, ये 2-3 ओमान है, ये 2-3 देश जाते थे। तो घर का काम संभालती थी महिला। तो इसीलिए इनका जो समाज था, इस समाज में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस महिलाओं का था। इसलिए आप कह सकते हैं कि इनका समाज जो था वो मातृ सत्तात्मक था। तो मातृ सत्तात्मक इनका समाज था, जो कि ये लोग खास कर इसलिए अनुमान लगाए हैं हम लोग, क्योंकि इस समय में मिट्टी का मूर्ति महिला का बहुत अधिक मिला, यानी कि महिला का मिट्टी का मूर्ति बहुत अधिक मिला, इसीलिए मातृ देवी भी कहा गया। और आपने देखा कि इनका समाज कैसा था, मातृ सत्तात्मक था, यानी कि माता का सत्ता होता था, माता घर की मालिक होती थी। ये लोग दोनों तरह का कपड़ा के बारे में जानते थे, ऊनी और सूती, दोनों तरह का कपड़ा। मतलब इन लोग को इतना नॉलेज हो चुका था कि ठंड के समय में ऊनी और गर्मी के समय में सूती, ये दोनों तरह का कपड़ा ये लोग जानते थे। इसके अलावा ये लोग जब खाली समय में रहते थे तो खेलते भी थे, अपना मनोरंजन भी करते थे। तो मनोरंजन में देखिए क्या क्या करते थे, जैसे लोग मछली पकड़ना, शिकार करना, शिकार मतलब इसके अलावा पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, उसका चौपड़, पासा, ये सब खेलना इन लोग का मेन साधन था। तो खाली समय में ये लोग ये खेलते थे। दूसरा, इन लोग जब मिट्टी का घड़ा बनाते थे, मिट्टी का बर्तन बनाते, जिस तरह से आज स्टील का होता है, तो उस जमाना में मिट्टी का बर्तन होता था जिसमें वो लोग खाते थे, खाना बनाते थे। तो वो मिट्टी का बर्तन जो होता था उसको जब आप गर्म कर देंगे, मिट्टी के बर्तन को जब आप आग में पका देंगे तो वो लाल रंग का हो जाता है। तो उस बर्तन पर ये लोग काले रंग का डिजाइन करते थे। ध्यान रखेंगे, किस रंग का डिजाइन करते थे, काले रंग का डिजाइन करते थे। दूसरा बात कि यहाँ इस सभ्यता में जो थी सो हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता भी इसे कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता को। तो इस जमाना में तलवार ये सब नहीं मिला, क्योंकि ये लोग लोहा के बारे में नहीं जानते थे, लोहा से परिचित नहीं थे, लेकिन तांबा से परिचित थे। आपने पिछले क्लास में पढ़ा है कि सबसे पहला धातु जो, सबसे पहला औजार जो बनाया गया वो कुल्हाड़ी बनाया गया, वो भी धातु किस चीज का था, तांबा का। इसका मतलब वो लोग लोहा से परिचित नहीं थे, तो लोहा से तलवार भी लोग नहीं जानते थे। इनके समय में पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति फेमस थी। पर्दा प्रथा का मतलब है अपने से बड़े का आप सम्मान कीजिए, जिस तरह से हमारे देश की महिलाएं लोग अपने से बड़े का सम्मान करती है, अपने सास ससुर के सामने पल्लू लगा लेती है, तो इसे कहा गया पर्दा प्रथा। और वेश्यावृत्ति, जो कि आज के डेट में आप देखते हैं कि हर जगह इसको लाइसेंस मिली हुई है, और वहां पर यह वेश्यावृत्ति भी उस जमाना में फेमस था। उस जमाना में सब मतलब कोई आदमी मरता था तो आप जाएंगे 3 जगह अलग अलग ढंग का था। तो कोई अगर मरता था तो हड़प्पा में दफनाया जाता था। ध्यान रखेंगे, हड़प्पा में लाश को दफनाया जाता था, वहीं पर मोहनजोदड़ो में लाश को जलाया जाता था। लेकिन 2 जगह और है, लोथल और कालीबंगन। लोथल और कालीबंगन जो है वहां पर लाश को क्या किया था, दफनाया भी जाता था और जलाया भी जाता था, दोनों। फिर से समझे, हड़प्पा में सिर्फ और सिर्फ दफनाने का प्रमाण मिला है, मोहनजोदड़ो में जलाने का प्रमाण मिला है, और लोथल और कालीबंगा में दोनों जगह दफनाने और जलाने दोनों का प्रमाण मिला है। अब बात करते हैं कि इनका विनाश कैसे हुआ, आज के डेट में ये लोग कहां चले गए। तो कहा जाता है कि इनका विनाश का जो मेन कारण है, इसमें लिखा गया है बाढ़। मतलब अनुमान लगाया जाता है, जो कि यह क्लियर नहीं है, अभी भी इस पर रिसर्च हो रहा है कि जब ये लोग इतना डेवलप थे तो ये लोग गए कहां। तो इनका कहा गया है कि यह इनका मेन विनाश का कारण है बाढ़। और आपको हमने बतलाया है कि बाढ़ आने से इनका अंत हो गया, और इस तरह से
हड़प्पा सभ्यता के बारे में सिर्फ हम लोग उनके अवशेष के द्वारा, उनके द्वारा यूज की गई धातु, बर्तन, उनका जो हड्डी मिला, ये सभी से बस हम लोग उसके बारे में पता कर पाए। तो इस तरह से आपने सिंधु सभ्यता के बारे में देखा। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही।